Hello students, I am Hemant Kumar Jain, PhD Economics. Today's topic is Features of Indian Constitution. This is the first chapter of Civics Class 8. In this chapter, we will study following topics: meaning of Constitution, then need for the Constitution, किन किन कारणों से एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बना, इसके बारे में बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन. देन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर, and one by one we will discuss all the features. First is parliamentary form of government. Number 2, federalism. Number 3, separation of powers. Number 4, secularism. And number 5 and last, fundamental rights. We will study about all these features. So, meaning of constitution. First of all, what is constitution? Constitution होता क्या है? A constitution is a document outlining the basic laws or principles by which a country is to be governed. इसका मतलब हुआ कि वो सारे रूल्स, वो सारी पॉलिसीज़, वो सारे कानून जिनके आधार पर एक देश में शासन चलाया जाता है, वो कहलाता है Constitution. It means Constitution is a written document of all the laws and rules on which the entire country is administrated. Dr. Bhim Rao Ambedkar is known as father of Indian Constitution. He was the chairman of drafting committee of the Constitution. Indian Constitution is the longest written constitution in the world. It is a set of rules by which country is governed by the government. यानी ये सारे के सारे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनके द्वारा किसी कंट्री में शासन चलाया जाता है, वो संविधान कहलाता है. इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड. यानी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है. ऑन 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ. ऑल्दो 26 नवंबर को 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया था, बट बाकी जितने भी आर्टिकल्स थे उन सबको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो बेस्ड है डेमोक्रेसी पर, सोशलिज्म पर, सेक्युलरिज्म पर. नाउ व्हाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी इसको दर्शाता है. तो मेनली दो तरह के हमारे पास यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं. नंबर 1, डिक्टेटरशिप. नंबर 2, डेमोक्रेसी. इन आवर कंट्री वी हैव डेमोक्रेसी. हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है. जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है और जनता अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का चुनाव करती है, शासन व्यवस्था चलाती है. देन सेकंड यहाँ दिया हुआ है अब जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, उसके बारे में. यहाँ नेपाल के साथ हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को एक कंपेयर किया गया है. नेपाल जो कि एक हमारा पड़ोसी देश है, 1990 में वहाँ पर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया, परंतु बट इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंटायर पावर्स आर गिवन टू द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स.
दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज नोन एज डिक्टेटरशिप और मोनार्की। बट लेटर ऑन जब वहाँ पर लोगों ने डिमांड करी, मांग करी, तो 2006 में वहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया जिसमें प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट को पावर्स दी गई, जो कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे या होते हैं। इसीलिए वहाँ पर भी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई। एक चीज़ और ज़रूर बताना चाहूँगा कि मोनार्की हो या डेमोक्रेसी हो, कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही कंट्रीज़ में, दोनों ही प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम्स में हो सकता है। जो डेमोक्रेसी होती है उसमें फाइनल अथॉरिटी पब्लिक के पास होती है, और जो मोनार्की होती है उसमें किंग के पास होती है। देन नंबर 2, टू स्टॉप मिसयूज ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल लोगों को लॉज के मिसयूज़ को रोकने के लिए बाउंड करता है। यानी कानून के कारण, कॉन्स्टिट्यूशन के कारण पावरफुल लोग कानून का मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ ये पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से मिसयूज़ किया जा रहा है पावर का। जितने पावरफुल लोग होते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे बिजनेसमैन हो या फिर कोई दूसरा व्यक्ति, अगर अपनी पावर का मिसयूज़ करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन उसे रोकता है। देन थर्ड, यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है, क्लास 8th की जो सिविक्स की बुक है इसमें स्टोरी दी हुई है, जिसमें सुरेश नाम का एक लड़का, जिसे कि मैडम द्वारा, क्लास टीचर द्वारा मॉनिटर बना दिया जाता है, वो किस तरह अपनी पावर का मिसयूज़ करता है। यहाँ शो किया गया है कि सुरेश अनिल नाम के एक लड़के को परेशान करता है और अपनी पावर का मिसयूज़ करता है। वो मैडम के आने के बाद मैडम से कहता है कि अनिल क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। देन मैडम बिना कुछ इंक्वायरी किए हुए उस लड़के को यानी अनिल को पनिशमेंट दे देती है। इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि पावर अगर किसी के पास आ जाती है तो उसका बहुत इजीली मिसयूज़ कर सकता है। देन थर्ड, टू स्टॉप द ट्रेनिंग ऑफ मेजोरिटी ऑन माइनॉरिटी। ट्रेनिंग का मतलब होता है अत्याचार, शोषण, सप्रेशन। जब किसी देश में जो लोग अधिक संख्या में है, मेजोरिटी में हैं, तो संभव है कि वो माइनॉरिटी का शोषण करें। ये धर्म के आधार पर हो सकता है, भाषा के आधार पर हो सकता है, संस्कृति के आधार पर हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन इस टायरनी को रोकता है, इस अत्याचार को रोकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग लॉज के द्वारा, अलग अलग पॉलिसीज़ के द्वारा इस तरह की सिचुएशन को प्रिवेंट करता है, और मेजॉरिटी द्वारा माइनॉरिटी पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को, अत्याचार को रोकता है। बुक में अगेन एक स्टोरी दी हुई है जिसमें कि कुछ बच्चे स्कूल आवर्स में गेम्स पीरियड के दौरान खेलने के लिए बाहर जाते हैं। तो बॉयज़ जो कि क्लास में अधिक संख्या में हैं वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और गर्ल्स जो कि कम संख्या में हैं वो बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं। लेकिन कम संख्या में होने के कारण टीचर भी डिसाइड करता है कि बॉयज़ क्रिकेट खेलेंगे। इस कंडीशन में माइनॉरिटी यानी गर्ल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। बॉयज़ जो कि मेजॉरिटी में हैं, अधिक संख्या में हैं, वो माइनॉरिटी में यानी गर्ल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, और ये भेदभाव जन्म देता है ट्रेनिंग को, सप्रेशन को, अत्याचार को। देन नेक्स्ट नंबर 4, टू स्टॉप टेकिंग डिसीजंस विच आर अगेंस्ट आर लार्जर इंटरेस्ट। यानी हो सकता है कि कुछ डिसीज़न शॉर्ट टर्म में हमें बहुत अच्छे लग रहे हों,
बट इन लॉन्ग रन उनके बहुत से नुकसान हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें रोकता है इस तरह के डिसीजंस लेने से। कॉन्स्टिट्यूशन इस परिस्थिति में ऐसे डिसीजंस लेने के लिए अथॉरिटीज़ को रोकता है। हो सकता है कि कोई पॉलिटिशियन जो गवर्नमेंट में है वो ऐसी पॉलिसी बनाना चाहें जिससे कि एट द टाइम बहुत से बेनिफिट्स नज़र आ रहे हों, बट इन लॉन्ग रन उसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी परिस्थिति में अथॉरिटीज़ को रोकता है कि वो पावर का मिसयूज़ ना करें। यहाँ एक स्टोरी दी हुई है जिसमें शबनम नाम की एक लड़की अपने पेरेंट्स के साथ बैठी है, घर में टीवी शो देख रहे हैं। शबनम का कल एग्ज़ाम होता है लेकिन उसका फेवरेट टीवी शो चल रहा होता है। तो शबनम अपने पेरेंट्स से बोलती है कि आप लोग टीवी ना देखें, क्योंकि अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन करेगा और कल मेरा एग्ज़ाम है। फाइनली टीवी नहीं देखते हैं, टीवी ऑफ़ कर दिया जाता है। शबनम एग्ज़ाम देती है और एग्ज़ाम में वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि उसने टीवी न देखने के दौरान स्टडी किए थे। इससे हमें पता चलता है कि शॉर्ट इंटरेस्ट यानी टीवी देखना, फेवरेट सीरियल देखना, उसके कंपैरिजन में स्टडी करना जो कि हमारा लार्जर इंटरेस्ट है के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की कंडीशंस को प्रिवेंट करता है, रोकता है, ऐसे डिसीजन लेने से रोकता है जिनके तात्कालिक फ़िलहाल बहुत सारे फ़ायदे हैं लेकिन फ्यूचर में बहुत सारे नुकसान हैं। नाउ फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। टोटल 5 फीचर्स आर एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। 5 features are given in our syllabus, so we will discuss one by one all of them. Number 1, parliamentary form of government. Parliamentary form of government का मतलब क्या होता है? Parliamentary form of government का मतलब है कि जब रियल पावर्स, रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होंगी और उसके कैबिनेट के पास होंगी तो इस तरह का सिस्टम कहलाएगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी जिस तरह का हमारे इंडिया में सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम है। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम पीपल हैव डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। किस तरह से काम करता है यहाँ पर इस छोटे से एनिमेशन के द्वारा पता चलेगा आपको। लोग वोट डालते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। देन रिप्रेजेंटेटिव्स लेजिस्लेचर बनाते हैं, विधायिका बनाते हैं, संसद या विधानसभा, और लेजिस्लेचर चुनता है गवर्नमेंट को, सरकार को। तो इस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करता है। यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन दिया गया है पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है इस सिस्टम में सिटीज़न इलेक्ट करते हैं लेजिस्लेचर को और लेजिस्लेचर इलेक्ट करता है एग्जीक्यूटिव को। लेकिन दूसरा एक जो सिस्टम है हमारे पास वो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो कि अमेरिका में है, चीन में है। इस तरह के सिस्टम में क्या होता है, सिटीज़न एग्जीक्यूटिव को भी चुनते हैं अलग वोट डालकर और सिटीज़न लेजिस्लेचर को भी चुनते हैं अलग वोट डालकर। यानी यहाँ पर एक बार वोट डाले जाएंगे जिसमें संसद का चुनाव होगा, दूसरी बार वोट डाले जाएंगे जिसमें हेड ऑफ द नेशन का चुनाव किया जाएगा, रियल पावर जिसके पास होंगी, एग्जीक्यूटिव पावर जिसके पास होंगी। जैसे अमेरिका में प्राइम जो वहाँ की कांग्रेस है यानी जो वहाँ की संसद है उसके लिए इलेक्शन अलग होते हैं। देन वहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस अलग होते हैं। भारत में सिटीज़न मिलकर चुनते हैं लेजिस्लेचर को और लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव चुनी जाती है। तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। देन सेकंड फीचर है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म रेफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी एक से ज़्यादा स्तरों पर गवर्नमेंट होती है। एक से ज़्यादा स्तरों पर मतलब जैसे इंडिया में है यूनियन सेंट्रल लेवल पर
पूरे देश के लेवल पर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट्स के लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, एंड जो हमारे सिटीज़ हैं या जो हमारे विलेजेस हैं, लोकल लेवल है जो हमारा, वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर पावर देता है हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कि वो लॉज बना सकती हैं और टैक्सेस लगा सकती हैं, यानी चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, तीनों ही अपने अपने स्तर पर कानून बना सकती हैं और टैक्स लगा सकती हैं। सबसे ऊपर होती है यूनियन गवर्नमेंट, फिर होती है स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन होती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जैसे शहरों में जो हमारी नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम होते हैं वो, और गाँवों में जो पंचायतें होती हैं वो। यहाँ पर तीनों लेवल जो होते हैं गवर्नमेंट के, उनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो यहाँ पर 3 लिस्ट बनाई हुई हैं, 3 सूचियाँ बना रखी हैं। पहली है हमारी यहाँ पर यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो नेशनल इम्पॉर्टेंस के होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के सब्जेक्ट जो होते हैं, हमारे राष्ट्रीय महत्व के विषय जो होते हैं वो आते हैं यूनियन लिस्ट में। जो लोकल एंड स्टेट लेवल के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, उन्हें डाला जाता है स्टेट लिस्ट में। और कुछ ऐसे विषय हैं जो दोनों के ही इंटरेस्ट के होते हैं, यानी पूरे देश के महत्व के लिए भी होते हैं और राज्यों के महत्व के लिए भी होते हैं, तो उनके लिए होती है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बना सकती है। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही गवर्नमेंट कानून बना सकती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सारे विषय हैं जो यूनियन लिस्ट में आते हैं। पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे स्टेट लिस्ट में। एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन, ये सारे विषय हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, यानी इन पर दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती हैं। देन नेक्स्ट फीचर है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, गवर्नमेंट की 3 बॉडीज़ होती हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं या 3 भाग होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जितनी भी पावर्स हैं वो सरकार के 3 भागों में विभाजित की है। ये हैं सबसे, गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हैं जो बताए जा रहे हैं। सबसे पहला लेजिस्लेचर, यानी वो संस्था जो कानून बनाती है। दूसरा जुडिशरी, जो कानूनों की व्याख्या करती है और कानूनों के आधार पर न्याय करती है। तीसरा एग्जीक्यूटिव, जो कानूनों को लागू करने का काम करती है, यानी जिसे सामान्य तौर पर हम सरकार बोल देते हैं। ये तीनों ही गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, तीनों इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, लेकिन ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस भी करते हैं। बैलेंस किस तरह से करते हैं कि कोई भी ऑर्गन, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, अपनी मनमानी ना कर पाए, इसके लिए वो एक दूसरे को बैलेंस करने का काम करते हैं। यानी अगर कोई एक पार्ट, एक ऑर्गन अपनी मनमानी करने लगेगा तो बाकी दोनों मिलकर उसको कंट्रोल करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे कानून बना दिए जो संविधान के विरुद्ध हैं, तो जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका, उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। अगर जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव यानी हमारी सरकार, प्राइम मिनिस्टर और उसका कैबिनेट, अगर एग्जीक्यूटिव हमारी प्रॉपरली काम नहीं करती है, मनमर्जी करने लगती है, तो लेजिस्लेचर उसके खिलाफ प्रस्ताव ला सकती है, सरकार को ख़त्म कर सकती है। तो इस तरह से अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे को बैलेंस करने का काम करते हैं, एक दूसरे को पावर का मिसयूज़ करने से रोकते हैं। तो 3 पार्ट हैं हमारी गवर्नमेंट के बेसिकली। पहला है
लेजिस्लेटिव, दूसरा अभी हमने पढ़ा, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशियल। क्या काम करते हैं अब ये बताया हुआ है इसमें। जो लेजिस्लेचर है वो कानून बनाने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव है जो कानूनों को एनफोर्स करने का काम करता है, और जो जुडिशरी है हमारी वो कानूनों को इंटरप्रेट करना और उनको अप्लाई करने का काम करता है। लेजिस्लेचर बना होता है प्रेसिडेंट से, लोकसभा और राज्यसभा से, इन तीनों के मिलकर बना होता है हमारा लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव बना होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट से मिलकर, और जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें उसके 3 लेयर्स हैं, 3 टीयर्स हैं। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उनके अंडर में आते हैं हाई कोर्ट्स, और सबसे नीचे होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। देन नेक्स्ट फीचर है हमारा सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म refers to a condition in which government is not promoting any religion। जब सरकार किसी भी रिलीजन को, किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, डू नॉट प्रमोट एनी रिलीजन एंड डू नॉट डिस्क्रिमिनेट विद एनी रिलीजन, यानी सरकार खुद किसी भी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करती है और साथ ही साथ किसी भी धर्म के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, भेदभाव नहीं करती है। तो ये जो सिचुएशन होती है, ये जो दशा होती है, ये कहलाती है हमारी सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म, यहाँ पर इसके 3 फीचर हैं, जिनमें पहला है गवर्नमेंट डू नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर, सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। दूसरा, गवर्नमेंट धार्मिक क्रियाओं से डिस्टेंस, दूरी बना के रखती है। और तीसरा दिया हुआ है कि अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, समाज के, सोसाइटी के कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, तो सरकार रिलीजियस मैटर्स में भी इंटरफेयर कर सकती है। दोबारा देख लीजिए इन्हें, 3 फीचर यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहला, गवर्नमेंट डू नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर, धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करती है। गवर्नमेंट कीप्स डिस्टेंस विद रिलीजियस एक्टिविटीज़, यानी सरकार खुद किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि में शामिल नहीं होती है। और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो, इन एसेंशियल कंडीशंस गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड फॉर द सोशल वेलफेयर। यहाँ छोटा सा एक पिक्चर आपको दिख रहा है, इसमें दिखाया गया है कि हर धर्म के लोग एक साथ हैं और ये सब मिलकर भारत को एक यूनाइटेड नेशन बनाते हैं, एक संयुक्त देश बनाते हैं। मैं यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगा, इस फीचर के बारे में हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, 2nd चैप्टर ऑफ सिविक्स में डिटेल से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड इंडिया इज़ यूनाइटेड। इंडिया इन सभी धर्मों से मिलकर बना हुआ है। लास्ट 5वां फीचर है हमारा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर द सोशल, इकोनॉमिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो कि ज़रूरी है सोशल, इकोनॉमिकल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग। यानी इन अधिकारों के बिना मनुष्य का विकास अधूरा रह जाएगा, मनुष्य का पूरा विकास नहीं हो पाएगा। ये राइट्स इंश्योर करते हैं कि सरकार या कोई भी दूसरा व्यक्ति या दूसरी संस्था लोगों के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट्स। पहले 7 थे, एक को हटा दिया गया, अब 6 हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। दोबारा देख लीजिए, आर्टिकल नंबर 12 टू 35, हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक, जो कि संविधान के पार्ट 3 में है, हमारे फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब किए गए हैं। तो
हमें 6 फंडामेंटल राइट दे दिए हैं, जिनमें सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। नंबर 2 राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। एंड लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है। नंबर 1 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 14 to 18 हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी को एक्सप्लेन किया गया है। ये बताता है कि इस कानून के सामने, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक जैसे हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव पर रोक है, चाहे वो किसी भी आधार पर हो, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जेंडर के आधार पर, जन्म के आधार पर, हर प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिशन है। यानी किसी भी आधार पर भारत के लोगों में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट की, डेवलपमेंट की। ये है राइट टू इक्वालिटी। नंबर 2 है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 to 22 में ये एक्सप्लेन किया गया है, आर्टिकल 19 से 22 तक में ये एक्सप्लेन किया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, यूनियन मूवमेंट, रेजिडेंस एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। यानी ये बताता है कि हम अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, पूरे भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन में हम अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, किसी भी आधार, इनमें से किसी भी आधार पर हमारे अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशंस में इन पर रोक लगाई जा सकती है। देन थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 23 से 24 के बीच में एक्सप्लेन किया हुआ है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा। यानी ये जो हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, चाइल्ड लेबर पर रोक लगाता है, ज़बरदस्ती काम करने पर रोक लगाता है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी, बच्चों को, महिलाओं को या पुरुषों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उन्हें बेच देना, इस तरह की एक्टिविटीज़ पर भी रोक लगाता है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में एक्सप्लेन किया हुआ है। यही वो राइट है जो सेक्युलरिज्म को इस्टेब्लिश करता है इंडिया में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की वजह से ही कहीं ना कहीं सेक्युलर कंट्री बन पाया है भारत। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, जो कि किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करती है, सभी के साथ समानता का व्यवहार करती है। राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसके आधार पर हम अपनी पूजा पद्धति, धर्म को मानने की प्रक्रिया अपना सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये आर्टिकल नंबर 29 से 30 के बीच में एक्सप्लेन किया हुआ है। राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन टू कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस।
यानी ये बताता है कि हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति की, अपनी शिक्षाओं की सुरक्षा कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़ जो होते हैं बेसिकली वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं और इसके माध्यम से वो अपने धर्म और अपनी संस्कृति को बचाए रखने का प्रयास कर सकते हैं। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल नंबर 32 से 35 के बीच में एक्सप्लेन किया हुआ है। हम कह सकते हैं ये वो अधिकार है जो हमारे बाकी पांचों अधिकारों की सुरक्षा करता है। यानी ऊपर दिए हुए 5 फंडामेंटल राइट में से अगर कोई एक या सारे वायलेट होते हैं, उनका उल्लंघन किया जाता है, उनको हमसे छीना जाता है, तो हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के माध्यम से उनको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इफ़ एनी अबव 5 राइट्स आर वायलेटेड देन वी कैन अप्रोच टू द कोर्ट्स। हम कानून के पास जा सकते हैं, हमारी न्यायपालिका के पास जा सकते हैं और अपने अधिकारों को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक बुक का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जिनमें कुछ फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। यू हैव टू रिकॉग्नाइज विच वन ऑफ देम। फर्स्ट, अ 13-year-old चाइल्ड वर्किंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। इसमें कौन सा फंडामेंटल राइट हमारा वायलेट हो रहा है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 13 साल का बच्चा, उसे पढ़ना चाहिए जबकि उसे एक जोखिमपूर्ण कार्य में लगा दिया गया है। नंबर 2, अ पॉलिटिशियन ऑफ अ स्टेट नॉट अलाउ लेबर्स ऑफ अदर स्टेट्स इन हिज स्टेट्स। अपने राज्य में दूसरे राज्य के मज़दूरों को नहीं आने दे रहा है, काम करने वालों को नहीं आने दे रहा है। ये हो गया हमारा कौन सा अधिकार का शोषण? ये होता है हमारा राइट टू फ्रीडम। भारत का संविधान हमें राइट टू फ्रीडम देता है जिसके अनुसार हम पूरे भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, अपनी आर्थिक क्रियाएं संपन्न कर सकते हैं। नंबर 3, अ ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिविंग परमिशन ऑफ ओपनिंग तेलुगु मीडियम स्कूल इन केरला। केरला में, जो कि एक मलयालम भाषा वाला क्षेत्र है, तेलुगु भाषा वाला स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है एक ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ पर कौन सा अधिकार हमारा छीना जा रहा है? यहाँ पर छीना जा रहा है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। नंबर 4, गवर्नमेंट डू नॉट गिव परमिशन टू प्रमोट एन ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्सेज बिकॉज शी इज़ एन वुमेन। एक महिला सेना अधिकारी को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। तो ये कौन से अधिकार का शोषण हुआ? ये हुआ राइट ऑफ इक्वालिटी का। राइट ऑफ इक्वालिटी कहता है कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यहाँ पर महिला यानी जेंडर के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है प्रमोशन में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप you gain something from this video. If you find something useful in this video, then like this video, comment about the content and the quality. Thank you.